All right, so we have done systematic risk and unsystematic risk. Unsystematic risk जहाँ पे हमने देखा कि the risk is specific to the company and it can be spread over the whole investment portfolio. यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन के मेथड से रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, बैलेंस आउट किया जा सकता है। आप जरूरी नहीं है कि सारे अपने पैसे एक ही प्रोजेक्ट पे या एक ही कंपनी पर लगा दें, तो लिहाजा अपने पैसों को डिवाइड करके आप डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को टारगेट करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई। नेक्स्ट सिस्टमैटिक रिस्क में ऐसा रिस्क है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बच नहीं सकते, वो पूरा मुआशरा या पूरी कंट्री उसको फेस करेगी या पूरी इंडस्ट्री उसको फेस करेगी। लिहाजा यू कांट एलिमिनेट दैट and therefore you need to face it. It's a general market risk, and the risk will still remain even if you have a diversified portfolio, right? Next, what we have is beta factor. What's a beta factor? बाज़ औक़ात कुछ शेयर्स होते हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द चेंज इन द मार्केट, सेंसिटिव टू चेंजेस। तो कौन सा शेयर, किस कंपनी का शेयर, किस इंडस्ट्री का शेयर कितना ज्यादा सेंसिटिव है, उसको हम क्या कहते हैं, या उसको हम मेजर किस तरह करते हैं, बीटा फैक्टर। That's how we measure the sensitivity of a share to the whole changes that come along in the stock market or in the economical circumstances. Range of a beta factor values. So there are three ranges. अगर beta factor less than 1 है तो मतलब below average risk. अगर beta factor equal to 1 है तो मतलब average risk. और अगर बीटा फैक्टर मोर देन 1 है तो मतलब अबव एवरेज रिस्क। बीटा फैक्टर इफ इट इज लेस देन 1 का मतलब है बिलो द एवरेज रिस्क होगा, therefore moves in the same direction as the market but not by as much, whereas moves in line with the market, ये जो है equal to 1 moves in line with the market, and ये है moves in the same direction as the market but by more. सो यहाँ पे ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा, बाय नॉट एज बट नॉट बाय एज मच, ये एग्जैक्टली मार्केट के साथ साथ चल रहा है, ये मार्केट के साथ सेम डायरेक्शन पे चल रहा है बट बाय मोर, थोड़ा सा आगे है, ठीक है, मार्केट से, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से या मार्केट की चेंजेस के स्पीड से थोड़ा सा हमारी स्पीड, हम सेंसिटिव ज्यादा है। अब इसमें एग्जांपल ले लें, एग्जांपल, a stock with beta of 0.2 would increase by only 0.2% if the market increased by 1%. यहाँ पे if the market rises by 1% then that security is expected to rise by the same amount. And यहाँ पे a stock with beta of 1.5 would fall by 1.5% if the market suffered a 1% drop. यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा है जो चेंज आ रहा है 1% के बनिस्बत, ये थोड़ा सा कम है जो चेंज आ रहा है 1% के बनिस्बत, और ये इक्वल है, यानी 1% मार्केट में भी चेंज आ रहा है और 1% बीटा में भी चेंज आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द CAPM makes use of the principle that returns on shares in the market as a whole are expected to be higher than the returns on risk-free investments. क्या कह रहे हैं कि the returns on shares in the market as a whole are expected to be higher than the returns on risk-free investments such as treasury bills. अब risk-free investment किसे कहते हैं? यूजुअली हमारे यहाँ समझा जाता है कि जब आप किसी गवर्नमेंट बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक रिस्क फ्री रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट। रिस्क फ्री रेट का मतलब है कि इसमें ये श्योरिटी है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कहीं नहीं जा रहा, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है गवर्नमेंट के पास, ये बैंक अगर डिफॉल्ट कर भी गया, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल सेफ है। कि होता है बाजू का कुछ, अगर आप प्राइवेट बैंक्स में चले जाएं तो वहां बैंक डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, आपके पैसे सारे डूब सकते हैं।
सो देयरफॉर दिस इज कंसिडर्ड टू बी रिस्क फ्री रेट. बट रिस्क फ्री रेट जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत थोड़ा सा होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल it could be 4% or it could be 3%. Risk free rate are usually lesser than those investments where risks are higher. So the difference between the market return and the risk free return, यानी मार्केट जो आपको पैसा दे रही है शेयर पे, और जो रिस्क फ्री यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो एक रिस्क फ्री रेट मिल रहा है, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि जो डिफरेंस है उसको हम मार्केट या इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहते हैं. क्या कहते हैं? जो डिफरेंस होता है एक रिस्क फ्री रेट में और एक मार्केट के नॉर्मल रेट में, उस डिफरेंस को हम मार्केट और इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहते हैं. For example, if the return on government stocks is 3% and market returns are 8%, the market risk premium is 5%. Next. So हमने मार्केट रिस्क प्रीमियम देख लिया, इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, एंड आगे बढ़ रहे हैं. कैप एम का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होगा. कैप एम अगर आपको फाइंड आउट करना है यानी कि के ई फाइंड आउट करना है, तो आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा ब्रैकेट ई मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ. क्या मतलब? ई आर आई का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम के ई भी कहते हैं. आप यहाँ पे के ई भी लिख सकते हो, ठीक है. एक्सपेक्टेड रिटर्न. बीटा द बीटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट. RF risk free rate, RM market return, RM minus RF market risk premium. तो ये बेसिक फॉर्मूला है कैपएम का. Shares in Louis company have a beta of 0.9. The expected market return is 10% and the risk free rate of return is 4%. What is the cost of equity capital for Louis company? Simply फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला लिखिए और जो डेटा गिवन है उसको अप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर निकल आएगा. इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. नेक्स्ट, अभी आपके पास एक एक्टिविटी है कैपएम टेक्निक डेमोन्स्ट्रेशन. मार्केट रिस्क प्रीमियम 8% है, रिस्क फ्री रेट 3% है. व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ शेयर विद एन इक्विटी बीटा ऑफ 1.6. इक्विटी बीटा कह रहे हैं 1.6 है और पूछा जा रहा है कि भैया रेट ऑफ रिटर्न शेयर का बताओ, यानी कि आर एम पूछा जा रहा है. आर एम अगेन यू आर जस्ट गोइंग टू सिंपली पुट द फॉर्मूला, जो डेटा गिवन है वो अप्लाई करें एंड फिर देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है. You can pause the video and try out this sum yourself first. Now let's see, look at the solution. It's activity 4, requirement 1. Use the beta of the company 1.6. Do not mistake the risk premium for the market return. The risk premium is RM minus RF. So KE is equals to 3. 3 कहाँ से आया आपके पास? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF, and then beta is 1.6, and then we have RM minus RF. हमें RM फाइंड आउट करना है. RM minus RF, RF हमारे पास गिवन है तो हमने इस तरह से फॉर्मूला पुट कर लिया. 3 + 8 मल्टीप्लाई बाय 1.6, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 15.8%. 8 was our risk premium. मार्केट रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ये जो पूरी फिगर है ना, ये वाली फिगर, ये ऑलरेडी गिवन है. इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नहीं तो हम यहाँ पे हमने क्या किया था? आर एम माइनस आर एफ किया था, मगर ये आर एम माइनस आर एफ ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है एज 8%. तो हमने सिंपली जो हमारा बीटा था 1.6 उसको 8% से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 3% है, वो करके हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो है 15.8%. नेक्स्ट, what is the beta factor of a company? What is the beta factor of a company that has a cost of equity of 10%? अब यहाँ पे KE given है और पूछ रहे हैं कि बीटा निकालो. तो KE is equals to 10%, which is equals to RF हमारे पास कितना है? 3%, प्लस बीटा हमारे पास कितना है? बीटा हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, और प्रीमियम ऑलरेडी गिवन है 8%. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 0.875.
ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर है, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन था। कैपेम के ड्रॉबैक्स क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला सिंगल पीरियड मॉडल है, एक ही पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। कैपेम डज नॉट एडजस्ट फॉर डिफरेंट प्लानिंग होराइजंस। In reality, investors will demand a longer return for investment that have a longer planning horizon. तो ये सिंगल पीरियड मॉडल है, एक साल का ही आप इससे के ही निकाल सकते हैं, मल्टीपल पीरियड्स का नहीं निकाल सकते। एस्टिमेटिंग द बीटा फैक्टर, जब हम बीटा फैक्टर को एस्टिमेट करते हैं तो वो हिस्टोरिकल वैल्यूज पे डिपेंडेंट होती है या उसके बेसिस पे हम मेजर किए हुए होते हैं। Next, other risk factors, it has been argued the CAPM ignores the impact of size of the company. Size of the company नहीं देखता ये मॉडल। रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्विटी का दोनों डिफरेंट है और इन दोनों को भी वो मद्देनजर नहीं रखता, जो कि रिस्क फैक्टर्स है। Size of the company and the book value and the market value, these are the risk factors for a company। इसको देखे बगैर CAPM मॉडल के ही निकाल के दे देते हैं। Assumes diversified portfolios, कैपेम ये भी अज्यूम करता है कि आपने 10 जगह इन्वेस्टमेंट की होगी, तो अगर ये डूब भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कैपेम मॉडल अगर आपको कोई इनएक्यूरेट चीज भी बता दे निकाल के और आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले लो, तो होता भी एक ही इन्वेस्टमेंट डूबी ना, आपकी खैर होगी, आपकी 10 इन्वेस्टमेंट और होगी दूसरी जगह पे, कोई लॉस नहीं है। सो अ बीटा फैक्टर मेजर्स सिस्टमैटिक रिस्क, ये सिस्टमैटिक रिस्क के लिए ज्यादा सुटेबल है, unsystematic risk के लिए नहीं है। However, shareholders do not hold diversified portfolios, then they are exposed to both systematic and unsystematic risk. कैपेम कंपेयर टू द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अब इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर किया जा रहा है कि कैपेम और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या फर्क है। So despite these drawbacks, CAPM is generally perceived as being a more robust and stable method for calculating cost of equity compared to dividend growth model। हालांकि इसके इतने ड्रॉबैक्स हैं, फिर भी CAPM को बेहतर समझा जाता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। क्यों? क्योंकि रोबस्ट है, क्यों? क्योंकि स्टेबल मेथड है। This is because CAPM gives a clear link between risk and expected return। रिस्क और रिटर्न का क्लियर ये वाजे तौर पे जो इसका फॉर्मूला भी है वो आप देख रहे हैं कि बीटा सेंसिटिविटी को भी उसने कंसिडर किया है, मार्केट रिटर्न को भी और फिर रिस्क फ्री रेट को भी। तो इस तरह करके इसने तीनों चीजों को कनेक्ट किया है और therefore they think that this is more reliable than the future dividend model। Cost of debt, now अब हम आ गए KD के ऊपर। What is KD? We have seen that different types of debt have different costs because they will expose investors to different levels of risk। Here we cover how to calculate the cost of debt for different types of debt finance। Cost of irredeemable loan notes, irredeemable और undated, क्या कह रहे हैं? इररिडीमेबल और अनडेटेड, इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, मेच्योरिटी डेट नहीं है, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए इसको हम होल्ड करते हैं या होल्डर इसको he is entitled to hold the loan notes for an indefinite period। Loan notes are bought on the stock market and so an approach that is similar to the dividend growth model can be used। इन जैसे डिविडेंड हर साल या 2 सालों में इंक्रीज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसी तरह हम देखते हैं कि लोन नोट्स के लिए इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। However, the return is in the form of interest, not dividend, and there is no growth as the interest is at a fixed rate। But चूंकि आपने लोन नोट खरीदा है, उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड रेट मेंशन्ड होता है इंटरेस्ट का, जो कि फिक्स्ड ही रहेगा, और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की तरह डिविडेंड जैसे ग्रो हो रहे हैं वो नहीं बढ़ेगा। व्हाई? बिकॉज दीज आर इररिडीमेबल लोन नोट्स। The formula used here is not given in the exam but is an adaptation of dividend growth formula used। KD निकालने का ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। KD प्री टैक्स is equals to I divide by P naught। I is the interest paid, P naught is the market value of the debt। Let's see। Choppy Company has 8% undated loan notes in issue that are trading at 82% of their nominal value of $100। Required, what is the cost of the debt? What is the cost of the
debt. Chappie Company has 8% undated loan notes in issue that are trading and 82% of the nominal value of $100 was the cost of debt. Again, KD का फॉर्मूला लगाएंगे. KD का फॉर्मूला क्या है भैया? ये देखो, KD pre-tax I divide by P dot. I क्या है? I क्या है? Interest क्या है? 8%. Divide by P naught क्या है? 82% of 100 is 82. तो हमारे पास कितना आ गया? 9.8%. ये प्री टैक्स, यानी टैक्स को हमने क्या किया? इग्नोर किया. नेक्स्ट, impact of corporation tax. When a company pays interest, this will reduce its taxable profits. जब कोई भी कंपनी इंटरेस्ट देती है, उसके टैक्सेबल प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, which reduces the tax paid on its profit. This has the impact of reducing the net cost of the debt to the company. Formula क्या है? KD post tax I bracket 1 minus T divide by P naught. T क्या है? टैक्स है. P naught क्या है? प्राइस है ऑफ द डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट. एंड I क्या है? आपका इंटरेस्ट. So recalculate the cost of debt for Chappie Company given that tax on profits is at 20%. Same formula लगाइए और same data इस्तेमाल कीजिए and you're good to go. Cost of debt to the company 8% multiply by 1 minus 0.20, which is the tax amount, divided by 82 will give you 7.8%. Cost of redeemable debt. अब redeemable debt किसे कहते हैं? इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, डिफाइंड पीरियड होता है टू रिसीव इंटरेस्ट. डिफाइंड पीरियड होता है कि जब ये लोन नोट्स जो है वो अपना पूरा लोन की अमाउंट रिसीव कर लेगा. However, because they are sold to investors at the market price, there will normally be a capital gain or loss when they are redeemed. कह रहे हैं कि चूंकि ये भी ट्रेडेबल है, लोन नोट्स आर ट्रेडेबल जस्ट लाइक शेयर्स. Loan notes are tradable in the stock market just like shares. यानी कि आपने खरीदे लोन नोट्स, आपने 6 माह बाद किसी और को बेच दिए, फिर 6 माह बाद उसने किसी और को बेच दिया, तो ये पॉसिबल है. और इस बेचने के नतीजे में आपको कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है. This capital gain or loss on redemption is not captured by the dividend growth model approach. So another approach is needed to assess the cost of redeemable debt. The redeemable debt के लिए हमें एक और अप्रोच लेनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं IRR, internal rate of return. The same technique can be applied to assess the cost of redeemable debt. आपने IRR शायद प्रोजेक्ट अप्रेजल में देखा हो. IRR एक टेक्निक है कि जिससे हम प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करते हैं कि क्या हमें ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. IRR हमें वो परसेंटेज बता के देता है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसमें ना इदारे को कोई प्रॉफिट हो ना लॉस हो. तो ऐसी परसेंटेज, ऐसा रेट ऑफ परसेंटेज वो निकाल के देता है कि जिस पर प्रोजेक्ट को यस कर देना चाहिए या जिस पर प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करना चाहिए, किस रेट ऑफ रिटर्न पे. तो कह रहे हैं कि सेम टेक्निक कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट. सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं. कैसे करें भाई? कैश फ्लोज फ्रॉम अ 2-year रिडीमेबल लोन, मार्केट वैल्यू ईयर 0 पे, interest multiplied by 1 minus tax, interest multiplied by 1 minus tax, redemption value. If a computer-based exam, the IR equal to IRR spreadsheet function can be used to calculate the IRR. IRR अगर आपको एक्सेल शीट में एग्जाम में कैलकुलेशन में फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेशन बेस सम को आपको जाहिर है एक्सेल पे करना पड़ेगा, तो एक्सेल पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो इक्वल टू IRR और आपका इजीली निकल जाएगा. Alternatively, the IRR formula can be used. This is less important but can be useful if 2 NPVs are provided in an OT question or if you prefer using this approach. अगर 2 NPVs MTQ के क्वेश्चन में, OT के क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं. IRR is equals to this, you need to learn. IRR is equals to A multiply by NPVA divide by NPVA minus NPVB multiply by B minus A. तो ये वो परसेंटेजेस हैं कि जिस पे NPV पॉजिटिव है, ये वो परसेंटेज है बी के जिसपे एनपीवी नेगेटिव है. नाउ दिस 1st January 2005, Wilco PLC has $1,05,000 2008 redeemable loan notes in issue.
Interest is paid annually on 31st December. The ex-interest market value of a loan note on 1st January 2005 is $90, and the loan notes are redeemable at a 5% premium. Tax on profits is 20%. What is the cost of debt? कैसे करेंगे इसको? IRR हमें निकालना पड़ेगा. Post tax cost of interest $5 multiplied by 1 minus 0.2 equal to $4. ये आपने सबसे पहले तो टैक्स का निकाल लिया. सबसे पहले आपने यहाँ पे ये चीज निकाल ली, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स. इस सम में इंटरेस्ट क्या है? 5% प्रीमियम है, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स 20% है, और ये इंटरेस्ट है 5%. So 5% multiplied by 1 minus 0.2 equals to $4. Redemption value हमारे पास कितनी है? क्योंकि यहाँ पे 5% प्रीमियम है, तो प्रीमियम यानी आपको नॉमिनल वैल्यू से 5% ज्यादा मिलेगा. और हमारे पास नॉमिनल वैल्यू क्या है? एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ अ लोन नोट ऑन 1st January इज $90. $90 का पर हम 5% प्रीमियम करें तो 5% प्रीमियम कितना बनता है? इसको हम कैलकुलेट करते हैं.